जब अलेक्जेंडर ने रिया और आर्यन से कहा कि उसने अनिका को बाहर जाने के लिए परमिशन इसलिए दी क्योंकि उसके दिमाग में एक प्लान है। इस प्लान शब्द को सुनकर रिया और आर्यन एक दूसरे को देखने लगे। वो यही सोचने लगे कि आखिर अब अलेक्जेंडर के दिमाग में क्या पक रहा है। दोनों कुछ देर खामोश रहे। जब उन्होंने देखा कि अलेक्जेंडर अभी चुप है तो अचानक से दोनों भाई बहन ने अलेक्जेंडर से पूछा, आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में और क्या प्लान है, हमें भी बताओ। अलेक्जेंडर ने रिया और आर्यन की तरफ देखकर कहा, देखो इस वक्त डैड भी घर पर नहीं है और मम्मा भी नहीं है, तो ये सबसे बेस्ट मौका है गुलेरिया हाउस वापस जाने का। इतना कहने के बाद अलेक्जेंडर शांत हो गया। वो शांत तो हो गया था मगर उसने अपनी बातों से भूचाल ला दिया था। आर्यन और रिया दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। साथ ही साथ वो कभी अलेक्जेंडर की तरफ देखते तो कभी एक दूसरे की तरफ देखकर सोच रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी बात अलेक्जेंडर ने कब सोच ली और उसने अभी तक इस बारे में आर्यन और रिया को बताया क्यों नहीं, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं थी और इतनी आसान भी नहीं थी। इसमें पहले से बहुत ज्यादा रिस्क था। तभी आर्यन ने तपाक से अलेक्जेंडर का विरोध करते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम सोच भी रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो। कुछ देर पहले जब रिया ये कह रही थी कि वो अपने प्लान के हिसाब से गुलेरिया हाउस जाएगी तो उसमें तुम्हें प्रॉब्लम थी, तो अब फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि डैड और मम्मा के रहे बिना हम लोग गुलेरिया हाउस जाकर वापस आ भी जाएंगे। और चलो एक तरह से मैं मान भी लूं कि मम्मा ने कहा है कि वो 3-4 घंटे के लिए बाहर गए हैं, इतना वक्त हमारे पास काफी है, मगर डैड उनका क्या, उनके बारे में तो हमें कुछ नहीं पता, वो कब आएंगे, हो सकता है हम जैसे ही बाहर निकले वो आ जाएं। इतना कहने के बाद आर्यन ने आगे कहा, और सबसे बड़ी बात तुम ये मत भूलो कि डैड ने हमें इस वीक से बाहर जाने की परमिशन दी है। उन्होंने ये कहा है कि अगर हम पूल एरिया साइड जाना चाहें या फिर गेमिंग जोन की तरफ जाना चाहें तो वहां जा सकते हैं। हमें डैड ने ये नहीं कहा है कि हम गुलेरिया या फिर होटल से कहीं बाहर जाएं। तुमने सोचा है हम लोग होटल से बाहर कैसे जाएंगे इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बावजूद, और इस बार तो हम कोई बहाना भी नहीं बना सकते। आर्यन जैसे ही चुप हुआ रिया ने भी तुरंत अलेक्जेंडर से कहा, आर्यन एकदम सही कह रहा है, ये बहुत ही रिस्क वाली बात हो जाएगी और मुझे पता नहीं चल रहा है कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। तुम तो खुद को बड़ा भाई मानते हो और तुम खुद को हमसे समझदार भी मानते हो, तो फिर तुमने ऐसा प्लान क्यों बनाया। तभी अलेक्जेंडर ने रिया और आर्यन की तरफ देखकर कहा, देखो तुम लोग मेरी बात समझने की कोशिश करो, हम अगर अभी नहीं गए तो फिर हमारे पास मौका नहीं होगा। और सुनो, मैंने जब ये प्लान सोचा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है और मैंने सब कुछ सोच समझ लिया है। देखो आर्यन, रिया, मम्मा ने साफ कहा है कि उन्हें 3 से 4 घंटे लगेंगे, तो हमारे पास इतना वक्त काफी है। अलेक्जेंडर आगे कहता, इतने में रिया ने कहा, ठीक है और डैड का क्या तुम्हें पता है डैड कब आने वाले हैं। रिया के इस सवाल का जवाब अलेक्जेंडर ने देते हुए कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, मेरे पास एक प्लान है और उसी प्लान के तहत हम तीनों यहाँ से निकलेंगे और गुलेरिया हाउस जाएंगे। और इस बार हम स्केटिंग की मदद से नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें बहुत वक्त लग जाता है, इसलिए इस बार हम कार से जाएंगे। अलेक्जेंडर के चेहरे को और उसके कॉन्फिडेंस को देखकर यही लग रहा था कि उसने अपने मन में बहुत बड़ा प्लान करके रखा था। उसने जब ये कहा कि वो कार से गुलेरिया हाउस जाएगा तो आर्यन और रिया को समझ नहीं आया। उन दोनों ने एक साथ सवाल पूछा, और ये कैसे होगा, तुम हमें अपना पूरा प्लान बताओ, ऐसे आधा आधा मत बताओ। ये सुन अलेक्जेंडर ने झल्लाते हुए कहा, मैं वही तो बता रहा हूँ मगर तुम लोग कहने ही नहीं दे रहे हो। मैं जैसे ही आगे की बात कहता हूँ तुम लोग मुझसे कोई ना कोई सवाल पूछ लेते हो, इसलिए पहले मेरी पूरी बात सुनो, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। इतना कहने के बाद अलेक्जेंडर थोड़ी देर शांत रहा। आर्यन और रिया उसके कहने का इंतजार कर रहे थे। तभी अलेक्जेंडर ने कहना शुरू किया, देखो मम्मा की चिंता नहीं है, वो बाहर गई हैं, और रही बात डैड की तो हम डैड को अभी फोन करेंगे और उनसे ये कहेंगे कि मम्मा घर आने के बाद इस बार दोबारा से अचानक से कहीं किसी काम से बाहर चली गई हैं। उन्होंने कहा था कि वो 1 घंटे में आ जाएंगी मगर वो अभी तक नहीं आई। ये बात सुनते ही डैड मम्मा को ढूंढने निकल जाएंगे। हम डैड को यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर जो मार्केट है उसके बारे में बता देंगे कि मम्मा उस मार्केट के बारे में बात कर रही थी, तो हो सकता है वो वहीं गई होंगी। डैड ये सुनकर उस मार्केट में चले जाएंगे मम्मा को ढूंढने, पर मम्मा तो वहाँ गई ही नहीं, तो मम्मा को ढूंढने में डैड को वक्त लगेगा। तब तक हम गुलेरिया हाउस जाकर बूढ़े बाबा से मिलकर वापस आ जाएंगे। इतना कहने के बाद अलेक्जेंडर ने आगे कहना जारी रखा, और हाँ ये सब कुछ डैड से रिया कहेगी क्योंकि डैड उसकी बात पर तुरंत विश्वास कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। इतना कहने के बाद अलेक्जेंडर ने इस बार रिया की तरफ देखकर कहा, रिया तुम्हें डैड को इस तरह कहना होगा कि तुम्हारी बात सुनते ही वो उस मार्केट की तरफ अकेले ही निकल जाएं। हालांकि जब तक डैड मम्मा को ढूंढने के लिए जाएंगे और जब वो मम्मा को ढूंढ रहे होंगे तब तक मम्मा खुद घर आ जाएंगी। उसके बाद फिर आगे क्या करना है वो मुझे पता है, इसलिए उसकी चिंता तुम दोनों मत करो। तभी आर्यन ने कहा, ठीक है ये तो हो गया, पर हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे, बाहर तो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। इस पर अलेक्जेंडर ने तपाक से कहा, अब रही बात सिक्योरिटी गार्ड की, तो हम चीफ सिक्योरिटी अंकल के पास जाएंगे और उनको हम कमरे के अंदर बुलाएंगे और हम लोग तीनों उनको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे और हम लोग इस कदर उन्हें ब्लैकमेल करेंगे कि वो मजबूर हो जाएं हमारी बात मानने के लिए। इसके बाद उनसे ही हम कहेंगे कि वो हमें गुलेरिया हाउस ले जाएं अपनी कार से, पर हमारे साथ सिर्फ वो ही अकेले जाएंगे, उनके आदमी नहीं, ताकि डैड तक ये बात ना जाए। आई बात समझ में। इतना कहने के बाद अलेक्जेंडर शांत हो गया। वो जब शांत हुआ तो उसने देखा कि रिया और आर्यन का चेहरा अजीब तरह से दिखाई दे रहा है। वो दोनों ये सोच सोच कर हैरान थे कि आखिर अलेक्जेंडर का दिमाग कितना चलता था इन सब चीजों को लेकर, और उसने इतनी बड़ी प्लानिंग बिना किसी को बताए कर ली थी। मगर वो दोनों ये भी अच्छी तरह से जानते थे कि इस प्लानिंग में बहुत बड़ा रिस्क था। अगर थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर हो जाता तो पूरा का पूरा प्लान धरा रह जाता और इस बार फंसने के चांसेस भी बहुत ज्यादा थे। आर्यन को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसने तुरंत अलेक्जेंडर से कहा, अलेक्जेंडर मैं तुम्हारी बात तो समझ गया और तुमने जो प्लान बनाया है वाकई अच्छा है, मगर तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि अगर इस प्लान में थोड़ी भी चूक हुई तो फिर क्या हो सकता है, ये तुम जानते हो। और अगर डैड को इस बार पता चला कि हम लोगों ने ऐसा सोचा है तो इस बार डैड हमें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि रिया इस बार भी बच के निकल जाएगी और फंसेगी हम दोनों ही। इस बार हम डैड को ये भी नहीं कह सकते कि ये प्लान रिया का था, क्योंकि डैड तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि पिछली बार जब रिया ने प्लान बनाया था उस वक्त हमारी कोई गलती नहीं थी, हम बस रिया का साथ दे रहे थे। उस वक्त हमें डैड से डांट पड़ी थी, मगर इस बार अगर डैड को पता चला तो फिर वो यही कहेंगे कि पिछली बार समझाने के बाद भी हम दोनों नहीं माने और तो और रिया की जान को फिर से इस बार खतरे में डाला। इसलिए बहुत सोच समझकर सब कुछ करना होगा।
इतना कहकर आर्यन थोड़ी देर चुप हुआ और फिर उसने कहना शुरू किया, अलेक्जेंडर, ये सब इतना आसान नहीं होने वाला। और तुम्हारी मुझे एक बात ये अच्छी लगी कि तुम इस बार ये कह रहे हो कि हमारे साथ सिक्योरिटी गार्ड अंकल भी चलेंगे, मगर उनको मनाना बहुत ही मुश्किल है। तुम ये मत भूलो कि वो डैड के कितने वफादार हैं। डैड जो कहेंगे वही वो सुनेंगे, वो हमारी बात क्यों सुनेंगे? तो अगर तुम चाहते हो कि वो हमारे साथ गुलेरिया हाउस चलें, तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि डैड को मम्मा के बारे में बताना और उनको दूर जगह पर भेजना, और उसके बाद फिर सिक्योरिटी गार्ड अंकल को मनाना, तब हम गुलेरिया हाउस जा पाएंगे। आर्यन की बात कहीं ना कहीं सही थी। अलेक्जेंडर ने जब उसकी बात सुनी, उसके बाद उसने उसकी तरफ देखकर कहा, आर्यन तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मगर अब हमें सबसे पहले ये करना होगा कि हम डैड को पहले फोन लगाएं और रिया उनसे बात करें। उसके बाद ही हम आगे अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्योंकि अगर डैड नहीं माने तो फिर हमारा ये प्लान चौपट हो जाएगा और हमें कुछ और सोचना होगा। इसलिए सबसे पहले हमें डैड को फोन करना होगा। इतना कहने के साथ ही अलेक्जेंडर ने रिया की तरफ इशारा किया। रिया एक बार में ही अलेक्जेंडर का इशारा समझ गई थी। वो जान चुकी थी कि अब जो करना था उसे ही करना था, क्योंकि रोहित उसकी बात मानता था। रिया ने तुरंत टेबल पर से फोन उठाया और फिर वो रोहित का नंबर डायल करने लगी। अगले ही पल फोन रिंग होने लगा, मगर 3 से 4 बार फोन रिंग होने के बाद भी रोहित ने फोन नहीं उठाया। ये देख रिया हैरान हो गई। उसने अलेक्जेंडर और आर्यन की तरफ देखकर कहा, डैड फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? आखिर वो कहाँ बिजी हैं? इतना लेट हो गया, अभी तक आए भी नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रिया की बात सुन आर्यन ने कहा, एक काम करो, तुम दोबारा से फोन लगाओ। हो सकता है कि डैड इधर ही आ रहे हो और फोन उनकी जेब में होगा तो उन्हें पता नहीं चला होगा, इसलिए तुम एक बार फिर से डैड को फोन करो। अपने भाई की बात सुनने के बाद रिया ने फिर से रोहित को फोन लगाना शुरू किया। इस बार भी रिंग जा रही थी, मगर रोहित फोन नहीं उठा रहा था। तीनों बच्चे यही सोच रहे थे कि आखिर रोहित है तो है कहाँ। एक तरफ जहाँ तीनों बच्चे रोहित के बारे में सोच रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अनिका इस वक्त उस ऑटो स्टैंड के पास खड़ी थी, जहाँ कुछ घंटे पहले विकी ने उसे छोड़ा था। अनिका लगातार इधर उधर देख रही थी। वो नहीं चाहती थी कि वो ज्यादा देर करे, क्योंकि उसे जल्द से जल्द वापस लौटना था। इन सब के अलावा अनिका इस बात से भी परेशान थी कि रोहित फोन नहीं उठा रहा था। अभी जिस तरह उधर प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर तीनों बच्चे रोहित को फोन लगा रहे थे और रोहित फोन नहीं उठा रहा था, ठीक उसी तरह इधर अनिका ने भी 3 से 4 बार रोहित को फोन लगाया था, मगर उसने फोन नहीं उठाया था। अनिका ने पहले तो सोचा कि वो रोहित को मैसेज कर दे कि वो कहीं बाहर जा रही है, मगर तभी अनिका के दिमाग में ख्याल आया कि अगर उसने ऐसा किया तो फिर रोहित भड़क सकता है और हो सकता है कि रोहित मैसेज में उसकी बात को ना समझ पाए। इसलिए अनिका ने ये फैसला किया कि जब रोहित फोन उठाएगा तो वो उसे सब कुछ बता देगी या फिर कोई कहानी बनाकर सुना देगी, क्योंकि अनिका रोहित को सच तो नहीं बताना चाहती थी। इस कारण से अनिका के माथे पर शिकन नजर आ रही थी। अनिका परेशान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। तभी अचानक से वहां पर विकी आया। विकी को देखते ही अनिका ने थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहा, तुमने कितनी देर कर दी विकी? हमें जल्दी जाना होगा। तुम्हें पता है ना, हम थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। और तो और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। विकी ने देखा कि अनिका कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रही है। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि अनिका आएगी तो इतना परेशान होगी, मगर विकी इस परेशानी का कारण नहीं जानता था। उसने अनिका से पूछा, क्यों, क्या हो गया? तुम्हें किस चीज को लेकर परेशानी है? ये सुनते ही अनिका के दिमाग में ख्याल आया कि क्या उसे विकी को अपनी बात कहनी चाहिए। तभी अनिका ने सामने की ओर देखा। वो सामने देखकर चौंक गई। उसने हैरानी से पूछा, ये क्या है? अब